Hello my warriors, I welcome you all to your own YouTube channel Brahmos Acad where learning is fun and next best thing is yet to come. I hope बच्चे आपने प्रीवियस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा होगा और उसके इन्फॉर्मेशन को ज़रूर गैदर हो गया। तो अब हम आ गए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 2 लेके। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था वैलेंसी शेल क्या होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और कैसे ये वेरिएशन होता है अमॉन्ग योर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कैसे वेरिएट होता है अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप्स। सो अब मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट और सेकेंड प्रॉपर्टीज़ पे जो है आपका मेटालिक कैरेक्टर। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम आ चुके हैं बच्चों मेटालिक प्रॉपर्टीज़। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मेटालिक प्रॉपर्टीज़ वो अच्छा पोजेस करेंगे जिनके पास टेंडेंसी होती है तो लूज इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, लूज़ कर सके। और एक बात और आपको यहाँ पे बूस्टर पॉइंट जो याद रखना है, जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं वो कैसे एजेंट होते हैं, वो बहुत ही अच्छे और बेहतर क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि मेटालिक प्रॉपर्टीज़ या मेटल कैरेक्टर वो अच्छा पोजेस करेंगे जिनके पास टेंडेंसी होगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए। तो ये जनरली कौन करता है, तो ये जनरली आपके मेटल्स बहुत अच्छे से क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं। और जो जितना अच्छा लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को वो उतना ही अच्छा और उतना बेहतर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम। तो सोडियम है क्या, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकता है और क्या बनाएगा, सोडियम प्लस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका अगर मैं यहाँ पे आपको देखूँ तो यहाँ पे देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 281। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो ये क्या हो जाएगा, 28। स्टेबिलिटी अचीव कर लिया इसने ऑक्टेट रूल को। ऐसे ही एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। तो क्या होगा, 283। और इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान होगा तो ये क्या करेगा, अप टू 8 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा और क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज़ कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं वो 2 फैक्टर जो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर का नेचर है वो अलॉन्ग द पीरियड और अलॉन्ग द ग्रुप कैसे चेंज होगा। जैसे कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे शेल्स है। अब जितने ज़्यादा शेल होंगे, ठीक है, वो स्टोरी याद है न्यूक्लियर चार्ज जब मैंने आपको सिखाया था तो बताया था कि बेंच है टीचर की और आपकी क्लास के रोज़ हैं, तो उससे वो रिलेट करो। तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी, इलेक्ट्रॉन लूज़ कब होगा, जब यहाँ पे क्या होंगे, शेल्स अगर बढ़ते जाएंगे तो बाहर इलेक्ट्रॉन को निकलना क्या होगा, आसान होगा, इसका कंट्रोल उतने दूर पर रहेगा नहीं। तो इसीलिए जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ यहाँ पर बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो मेटालिक नेचर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जैसे मेटालिक नेचर इंक्रीज, तो एटॉमिक साइज बढ़ा तो मेटालिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, उसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल है, अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल है। यानी शेल्स आपके ऐसे हैं जैसे भी होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जब न्यूक्लियस का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है तो वो क्या होगा, उसका मेटालिक नेचर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ही नहीं निकलने देगा। और जब बाहर नहीं निकलने देगा तो ये मेटालिक प्रॉपर्टी का जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो अच्छा एक मेटालिक कैरेक्टर प्रोसेस नहीं करेगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। तो ये बात आपको ये 2 फैक्टर्स ध्यान में देना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देना है। तो अलॉन्ग द ग्रुप, तो ग्रुप में कैसा टेंडेंसी रहता है मेटालिक कैरेक्टर। तो अभी मैंने बताया जैसे ही आप ग्रुप में जाते हो टॉप से बॉटम की तरफ, तो जो आपका एटॉमिक साइज़ है वो क्या होगा, एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो फिर टॉप से बॉटम जाओगे तो यहाँ पे जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज आपकी जो साइज़ है, आपका जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़ है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसकी मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और मैं पूछूँ सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन पोजेस करेगा, तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देनी है कि जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है जो कि आपका सीजियम है वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर उसका होगा, उसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा
मेटालिक होगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी अलॉन्ग दी ग्रुप। आई होप बच्चे आपको ये यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है, तो जैसे टॉप से बॉटम जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अलॉन्ग पीरियड। तो पीरियड में अलॉन्ग पीरियड क्या हो जाता है, तो अलॉन्ग पीरियड आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो तो सेम रहता है। अब जब नंबर ऑफ शेल सेम है तो क्या वहाँ पे फैक्टर आ जाता है, तो वहाँ पे आपका आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है तो वो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा इफेक्टिव होने लगता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा इफेक्टिव होने लगता है तो साइज़ छोटी होने लगती है। और जब साइज़ छोटी हो जाएंगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर ही नहीं निकलने देगा। तो क्या होगा, अलॉन्ग द पीरियड जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर है बच्चों वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज़ करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। इस वजह से जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थम्स अप देना है इस वीडियो को और लाइक करना है। ठीक है, क्या होता है कि जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया, लिथियम है आपका, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे फ्लोरीन हो गया। तो जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है। यानी कि ये वाला जो पहला लिथियम है ये तो आपका मेटल होता है। ठीक है, लिथियम और बेरिलियम आपका मेटल हो गया। बोरॉन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे मेटलॉइड हो जाता है। और जो यहाँ पे ये चार हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल हो जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल हो जाते हैं। तो आपने देखा कैसे मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो मेटल था और जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया तो मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे कम हो गया। सो यस बच्चे, अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ जो है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। अब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ सही समझने से पहले मुझे लगता है आपको मेटालिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अगर वो आ गया तो ये तो और भी आसान है क्योंकि ये जस्ट उसका उल्टा है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ किसकी अच्छी होगी, तो उसकी अच्छी होगी जिसकी टेंडेंसी होगी तो गेन इलेक्ट्रॉन, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। यानी कह सकते हो कि द इलेक्ट्रॉन लवर्स, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे स्पेशीज जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वहाँ पे क्या था कि मेटालिक प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे एजेंट थे, रिड्यूसिंग एजेंट थे। तो ये जस्ट उसका उल्टा हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 287। ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 287 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। अब इसको चाहिए क्या, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को करता है। वैसे ही ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, 8 एटॉमिक नंबर है। तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये क्या होगा, उसको लेके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और इस पर चार्ज क्या हो गया, 2 माइनस आएगा। ठीक है, तो ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो फैक्टर्स कैसे डेविएट होते हैं। तो फैक्टर्स यहाँ पे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एटॉमिक साइज़ को देखते हैं। तो एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा, एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वो उनका इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से क्या होता है, इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेटालिक कैरेक्टर जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा। एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गए। अब दूसरे फैक्टर पे देखते हैं। तो दूसरे फैक्टर में क्या है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर को चार्ज यानी कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। और वो क्या करेगा, बोलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए या जितने भी इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए तो मैं उसको जल्दी से ऑक्यूपाई कर लूँ। तो ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉन मेटालिक नेचर का। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। तो याद हो गए ये दोनों फैक्टर्स कैसे डेविएट होता है। अब इसी को हम यूज़ करेंगे अलॉन्ग द ग्रुप। तो अलॉन्ग द ग्रुप होता क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है। तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे देखो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब टॉप से बॉटम आते हैं तो क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी बात मूव करते हैं अलॉन्ग द पीरियड में। तो अलॉन्ग द पीरियड अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट से जब राइट जाते
यहाँ पे देखो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं आपको एक सीरीज देती हूँ, इसमें देखो हम लोग इसको कैरेक्टर जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, ठीक है। ऐसे आपका ये रेंज होता जाएगा, ठीक है। वैसे भी सोडियम तो आपका क्या है, मेटल है, सोडियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा। सो मेरे प्यारे वॉरियर्स, आई होप आपने मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब एक बूस्टर पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होता है वो भी पीरियोडिकली वेरिएशन देता है, इसलिए इसमें क्या होती है, पीरियोडिसिटी होती है। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बूस्टर, तो याद रखना है क्या है आपको कि जो मेटल ऑक्साइड है, जो मेटल अपना ऑक्साइड बनाते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ये अपने दिमाग में आपको गांठ बांध देने की, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक। अगर ये दो की पॉइंट याद है तो यहाँ पे आप अलोंग द पीरियड और ग्रुप बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को देखा है। तो अलोंग द पीरियड बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बेसिसिटी कम होगी, बेसिक कम नेचर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वो भी क्या होता है, कम होता है। अभी भी तो हमने डिस्कस किया, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं बेसिक नेचर कम हो रहा है, तो यानी एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी को मैं दूसरी तरह से अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर अगर बेसिसिटी की बात करें, बेसिक नेचर, तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थर्ड पीरियड के जो आपके एलिमेंट है उनका ऑक्साइड लिया है। तो अगर हम सोडियम का लेते हैं, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, फॉस्फोरस और क्लोरीन, तो ये हमारे एलिमेंट होते हैं थर्ड पीरियड के। तो उनका अगर हम ऑक्साइड लेंगे तो जो सोडियम होगा वो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, फिर उससे कम बेसिक, एंड देन नेचर क्या होता है, चेंज आता है। एल्युमिनियम क्या होगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब बच्चे यहाँ पे ये होता है कि वैसे कंपाउंड जो दोनों एसिडिक और बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस क्या होगा, एसिडिक होगा, और क्लोरीन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो धीरे धीरे बेसिसिटी क्या हो रही, कम होगा। अगर मैं पूछूं कि इस सीरीज में सबसे कम बेसिक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Cl2O7। अगर एसिडिक सबसे कम कौन है, तो यहाँ पे सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा, सोडियम का ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप हमें पता है कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो ऑक्साइड नेचर भी यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, ठीक है। तो बेसिक सो बच्चों ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वो है आपका केमिकल रिएक्टिविटी। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपके जो आपने अभी भी पढ़ा है उसको जज करने वाला है कि आपने उसको कितने बेहतर से समझा है, ठीक है। तो चल के स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, या किस पे डिपेंड करेगा, तो ये बच्चों डिपेंड करेगा पर्टिकुलर एलिमेंट के लूज़ और गेन करने की टेंडेंसी पे। जो जितना बेहतर तरीके से गेन करता है या बेहतर तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होगा। तो पता चल गया आपको क्या होता है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा, इंक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज़ और गेन। जितना ज़्यादा वो अच्छे से लूज़ या गेन करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी केमिकल रिएक्टिविटी होगी। तो अब इसको ही देख लेते हैं। तो अलोंग द पीरियड अभी हमने देखा था क्या कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे देखो तो सबसे ज़्यादा अगर इस पीरियड की बात करें तो ये पीरियड हमारा कौन सा है, थर्ड पीरियड का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है, सोडियम। तो ये सबसे अच्छा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिएक्टिव मेटल हो गया, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव का मेटल हो गया यहाँ पे। अब इधर जैसे मूव कर रहे हो यहाँ पे क्या हो रही है, जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो मोस्ट रिएक्टिव, ये आपका इस साइड क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव, ये नॉन मेटल हो गया, ठीक है। आई होप आपको बच्चे समझ में आ रहा है। हम श्योर क्या हुआ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सोडियम सबसे ज़्यादा क्या है,
मेटालिक कैरेक्टर प्रोसेस कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया। और इधर अगर हम मूव करें टुवर्ड्स योर राइट साइड, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला स्पीशीज़ है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी नॉन मेटल में। और दोनों की तरफ से जैसे जैसे मूव करोगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी और सिलिकॉन की सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अलोंग द पीरियड क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, थोड़े समय के लिए इंक्रीज डिक्रीज़ करेगी, फिर क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो समझ में आया, डिक्रीज़ कर रही है फिर क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब देखते हैं अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप क्या होता है कि मेटालिक का, अगर मेटल्स के रिएक्टिविटी की बात करें तो अलोंग द ग्रुप यानी कि डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हो तो वो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। और जो आपका सीजियम है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप में सबसे नीचे आता है। दूसरी बात, यहाँ के नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। So do like our channel, share it and subscribe it now.